इसमें बताया गया है कि संविधान सभा के हिसाब से इसमें भारत का नाम इंडिया और भारत भी लिखा गया है। आर्टिकल 19 जो ऑल है ये सापेक्ष है, यानी इन सब पे उपयुक्त प्रतिबंध लगते हैं। स्लैप शूट एक स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेटेंट्स इसमें आता है। ये नेता के खिलाफ बोलने पर जो नेता स्लैप लगा देते हैं, यानी दुनिया भर के बहुत ज्यादा केस लगा लेते हैं जिन जीतने का इनका कोई इरादा नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है अगर इसके ये सब होता है, तो लोग आलोचना से डरते हैं इसकी वजह से। और इसका चिलिंग इफेक्ट भी होता है। गैंग ऑर्डर जो होता है कि एक्स पार्टीज जो हैं वो इंजेक्शन यानी प्रकाशन को रोकने के लिए सुने बिना ही जो होती हैं सारी चीज़ों को रोक देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह कहानी की मृत्यु है, ये नहीं होना चाहिए। राजद्रोह जो है बीएनएस की धारा 152 बना इसके बारे में आया है। 124 ए जो राजद्रोह था वो अब बीएनएस 152 होगा, यानी कि अब जो राजद्रोह द्रोह होगा उन पर लगेगा। पर बीएनएस में 152 यह राजद्रोह नहीं विनाशकारी गतिविधियों पर ही लगेगा। इसका भी मिसयूज हो सकता है। कानूनी परीक्षण के लिए यदि सरकार की आलोचना करी जाए तो वह राजद्रोह नहीं। अदालतें केदारनाथ सिंह 119 62 के मामले में इसको केवल आलोचना माना जाएगा, पर हिरासत नहीं होगी आलोचना पर। अगर लेकिन जब हिरासत तब होगी जब हिंसात्मक बातें बोली जाए। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट संरक्षित करता है। 32 द्वारा मौलिक अधिकारों को ये रेट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण अधिकार। इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों चीजों के लिए लगता है और अवैध हिरासत से रिहाई देता है। जो ये बाकी सब हैं ये सब के सब जो है ये पब्लिक्स के ऊपर लागू होते हैं, किसी प्राइवेट संस्थान पर नहीं। आर्टिकल 66, 67, 68 पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं क्योंकि इसमें सितंबर में 17वां उपराष्ट्रपति में जो जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद आर्टिकल 62 के तहत न्यू चुनाव हुआ। वहीं एसपी राधाकृष्णन नए बने। फिर क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति क्षमादान यानी कि सजा से छूट दे सकते हैं, आराम, माफी, सजा ये सबको दे सकते हैं। और इनकी न्यायिक जो समीक्षा है, इनकी न्यायिक अपील नहीं हो सकती है। मृत्यु दंड का जो है इसमें वह कोर्ट मार्शल जो इन दोनों पे है, ओनली राष्ट्रपति इनको दे सकता है। कि सिर्फ मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल जो है ये सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्षमादान जो है वो विवेकाधीन नहीं होता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, ओनली तब होता है। वही न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सीमित शक्ति होती है। इसको मालाफाइज और एबिलिटीज में माना जाता है। प्रक्रिया है इसकी अपील और पुनर्विचार इनका नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये एग्जीक्यूटिव पावर है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसको केस इसके ऊपर कौन कौन सा, जैसे मेरूराम 1980 केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं और ये एब्सोल्यूट शक्ति नहीं है। केनार सिंह मामले में बताया गया 1989 में ये जुडिशियल रिव्यू उनका हो सकता है। अप्रूव में बताया गया क्षमादान जो का फिडा मेल एबिलिटीज इन्वेरेंट है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा इनकी कर सकता है। संथाली भाषा में संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान संथाली में जारी किया गया है। ये जनजातीय भाषाओं में लिखा गया है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के बोलते हैं। यहाँ पे संथाली भाषा को 8वें अनुसूची में भी है। वहीं ये ऑल चिकी लिपि में लिखी जाती है। संथाली को 1992 अमेंडमेंट द्वारा 2003 में इसको जोड़ा गया और ये बीडीएमएस एक साथ इसमें बोली जाती है। वहीं जुडिशियल संवैधानिकता क्या है, जिसकी लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, जवाबदेही जो डिजिटल तरीके से आते हैं जगत पर लागू होती है। वहीं यह संचार साथी ऐप की वजह से ये चीज की आई कि जो संविधान है वो डिजिटल पे भी लागू होता है। आर्टिकल 143, 142 पर मध्यस्थ समिति के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने शासन संबंधी मामले पर आधिकारिक निर्देश जारी किए करने के लिए 142 यूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया 142 जारी करता है। पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए वह इसके खिलाफ जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को। राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने का अधिकार है। ओनली फॉर परामर्श ये बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर देने के लिए मना कर सकता है और ये गैर विरोधी है, उसका कोई विवाद नहीं हो सकता। 142 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सलाहकारी परिषद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर संवैधानिक पूर्ण बाध्यकारी संविधान लागू का विधिक अबाधिकारी है। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्य विधेयक राज्यपाल की शक्ति जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को तो ये जो है ये नॉन विधेयक पर, वहीं गवर्नर को जो है ये प्रेसिडेंट आरक्षित कर सकते हैं 201 के तहत कि कोई भी चीज जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आरक्षित रख सकते हैं। वहीं इसको ये इसमें
पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, पुनः पेश करा जाएगा इसको, फिर उसके चाहे बदलाव हो या ना हो तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं होते। राज्यपाल जो है वो विधेयक, कोई भी सीमा इसकी नहीं होती। 201 के तहत राज्यपाल शक्ति निरपेक्ष नहीं होगी, सहमति में या तो उचित समय में हो या फिर विफल हो जाती है। 200 विधायी वीटो, उसमें अनुमति नहीं होती। राज्यपाल पॉकेट वीटो संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार बताया गया। मासिक धर्म का जो स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बताया गया, आर्टिकल 21 के तहत एक एक गोपालन में बताया जिंदा रहने का अधिकार है। 1978 में मेनका गांधी द्वारा भी बताया गया कि जीवन जीने के अधिकार में सारी चीजें आती हैं। 53 सीजीआई बने मुख्य न्यायाधीश। वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इनको शपथ दिलाई। इनको शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई। ये वरिष्ठतम क्रम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए हैं। 142 अमेंडमेंट के द्वारा ये मास्टर ऑफ रोस्टर में कहा जाता है। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाते हैं, न्यायिक प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। सीजीआई पठन पीठ का गठन करते हैं, प्लस मामले का आवंटन भूमिका की निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जर्मन नार्को टैक्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि नार्को इंजेक्शन जिस इंसान में थोड़ा बेहोश करके उसको दिया जाता है ताकि वो सच सच गवाही दे, ये बिल्कुल सही नहीं है। वहीं इसको 203 का उल्लंघन भी माना गया। ये गवाही सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर की जाएगी। वह इसको अगर करना है तो ये इच्छा के साथ किया जाएगा, बिना पूछे नहीं, पूछ कर इसको करना होता है। आर्टिकल 21 के तहत निजता का उल्लंघन भी माना गया। 14, 19, 21 गोल्डन ट्राइंगल का इसका हिस्सा भी है। निवारक नजरबंदी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 22 कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 में बताया गया 12 मंथ तक कोई हिरासत की अनुमति है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आवश्यकता प्लस खतरे, इन सबको भी देखना पड़ता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम बनाए गए, जिसको पोषक बोलते हैं, यानी 1974 में जो तस्करी आर्थिक अपराध के लिए बनाया गया। गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम जो यूएपीए बनाया गया, ये आतंकवाद संबंधित अपराधों के लिए बना था। इसको जमानत में, इसको लंबी अवधि में हिरासत में रख सकते हैं। न्यायालय की अवमानना क्या है? न्यायालय का अनादर करना। 19(2) न्यायालय की अवमानना को बताता है। भाई आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के हिसाब से है। वहीं आर्टिकल 215 जो हाई कोर्ट की अवमानना पे है। अवमानना अधिनियम 1971 कानूनी ढांचा प्रदान करता है। न्यायालय की अवमानना आर्टिकल 1971 में 12 के तहत क्षमा न मानने, अगर नहीं मानी जाएगी तो सजा भी मिल सकती है। कॉलेजियम प्रणाली एनजीएसी क्या है? नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जाती है। पहला केस आया जिसमें राष्ट्रपति जज नियुक्त करते थे सबसे पहले, फिर सीजीआई करते थे, वहीं सीजीआई की हेल्प करते थे। सीजीआई की हेल्प जो थी वो गैर बाध्यकारी होती थी। फिर सेकंड केस आया 1993 में, जिसमें राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सीजीआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जज की हेल्प की मदद से करेंगे। फिर थर्ड केस आया 1998 में, जिसमें राष्ट्रपति करेंगे पर कोलिजियम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई प्लस सिर्फ 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे, इनकी बहुमत के आधार पर जो होंगे निर्णय लिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी। लेकिन फिर 2014 में एनजीएसी आया तो इसमें बताया गया राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन एक आयोग का नाम सुझाया। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को समाप्त कर दिया। वह जो कॉलेजियम प्रणाली है ये इसके हिसाब से की जाती है। 1998 के हिसाब से ये कॉलेजियम संविधान में नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय न्यायाधीश के मामले के हिसाब से विकसित हुआ है और उसकी भूमिका में कार्यपालिका की रही है। तेरहवे जो है, तीसरे में राष्ट्रपति इसमें बता सकता है, हाँ कर सकता है पुनर्विचार के लिए, कुछ पुनर्विचार के लिए नहीं। जो इसमें है, जो राष्ट्रपति है, या तो हाँ कहेंगे या पुनर्विचार को कह सकते हैं। पुनर्विचार को कुछ नहीं कहते, यानी कि पुनर्विचार पर उनको हाँ कहना ही होगा। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति इस पर कुछ भी नहीं कहे तो नियुक्ति रुकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लोकपाल के अधिकार के क्षेत्र की जांच। सुप्रीम कोर्ट लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इस पर बात की जाएगी कि लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अधिकार प्राप्त है या नहीं। लोकपाल प्लस लोकायुक्त सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, यानी कि वे इनके विरुद्ध जो होती है, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप की जांच का प्रावधान करते हैं। न्यायाधीश इसमें आएंगे या नहीं, इसमें बताया गया अधिनियम 2013 के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल का जो होता है उनका स्थापना की गई है। इसमें शामिल है पीएम, मंत्री, सांसद, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जितने भी लोग हैं वो सब। न्यायपालिका ना ही इसमें स्पष्ट तरीके से बाहर है, ना ही स्पष्ट तरीके से अलग है। लोकपाल एक वैधानिक निकाय है जो न्यायाधीश
अधिनियम के तहत एक स्पष्ट इसमें शामिल नहीं किया गया। न्यायिक जवाबदेही स्वतंत्र रूप से इसमें संवैधानिक रूप से संरक्षित है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को 124 के द्वारा, हाई कोर्ट के 217 के द्वारा ओनली सिद्ध दुर्व्यवहार प्लस अध्यक्षता पर इनको हटाया जा सकता है। सिद्धि संसद में करनी होगी। यह महाभियोग है, वह संसद में ओनली राष्ट्रपति के लिए महाभियोग यूज किया जाता है। हटाने पर सुप्रीम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में अलग अलग जाता है। वहीं लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद यानी कि समर्थन आवश्यक हो तो ही प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। यदि यह लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकार करने पर जांच समिति जज इंक्वायरी बैठेगी और 1968 के तहत 3 सदस्य की समिति बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक न्यायाधीश या एक सीजीआई होगा, प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्लस एक प्रख्यात विधि वेत्ता होगा। ये आयोग जांच करेगा कि ये अर्धन्यायिक और ये आयोग जांच करेगा ये अर्धन्यायिक है। आयोग की जो रिपोर्ट में व्यक्ति अगर गिल्टी माना जाएगा तो उसे सदन के लिए जो है वो सदन में जाएगा। यहाँ पे उसको भेजा जाएगा, मतलब जब प्रस्ताव शुरू हुआ हो जिस सदन में जाएगा सिर्फ उसी में जा सकता है, किसी और में नहीं जा सकता। फिर दोनों सदनों में इस पे बातें होंगी। वहीं लोकसभा राज्यसभा दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होगा, यानी कि 50% प्लस 1। और इसमें जो होगा, इसमें उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 होगा। यह एक ही सत्र में पूरी तरह होना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति वीटो प्लस पुनर्विचार के लिए इसको नहीं भेज सकती। 124 के तहत संविधान के सत्र प्लस इसमें नाम का प्रकार इसमें नहीं बताया गया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप के बाद संसद के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को औपचारिक रूप से देने का कानून पारित किया, जिसमें 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह चुनाव कराता है। प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्टेट बॉडीज के, संसद के, पर ये लोकल के नहीं कराता। राज्य में जो राज्य चुनाव आयुक्त अलग होता है, ये एक संवैधानिक निकाय है, इसे अधिकारी आयुक्त करते हैं। इसमें 1+2 होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य। एक इसमें इलेक्शन कमीशन का मेन होता है, प्लस इसमें 2 आयुक्त किए जाते हैं। पहले राष्ट्रपति बनाती थी, फिर ईसीआई मंत्रिपरिषद की सलाह पर फिर अनूप बनरवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जीक्यूटिव खुद अपॉइंट नहीं करेंगे। वह कहा यह समिति बनेगी जब तक संसद में कानून ना बताए और वह ये प्रक्रिया नहीं बताई गई हो। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर इसको नियुक्त करेंगे। समिति में सीजीआई होगी, पीएम होगा, लोकसभा के विपक्ष नेता होगा। एक बार संसद ने इसमें कानून चेंज किया और बताया कि इसमें पीएम होंगे, कैबिनेट का मंत्री होगा, प्लस विपक्ष एक लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। इसमें समिति पर जो होगी इसमें राष्ट्रपति नियुक्ति इसको करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को ओनली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वजह से हटाया जा सकता है। इसमें संसदीय महाभियोग की आवश्यकता होगी। अन्य आयुक्तों का मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर होगा। आईटी अधिनियम 2021 में अश्लीलता व ऑनलाइन सामग्री पर प्रस्तावित सरकार ने बताया कि जैसे समय रैना केस के बाद क्या हुआ, केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत संशोधन किया व सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करा। केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के जिसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत करा अश्लीलता की विस्तारता को परिभाषित किया, प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म में शक्ति सामग्री विनियम का प्रस्ताव किया। यह केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम अधिनियम 1995 के लिए किए जाएंगे। अश्लीलता डिजिटल सामग्री स्पष्ट परिभाषित करा और प्रतिबंध करे कि सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की धारा 67 में इंटरनेट की जो अश्लीलता के कानून लिखे गए हैं। इसमें केबल टीवी प्रोग्राम कोड बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का प्रावधान है। फिर आता है पंचायत उन्नति सूचकांक पीएई, जो पंचायत जमीनी स्तर पर प्रदर्शन को मापती है। इसमें पंचायत राज तंत्र राज्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया संवैधानिक सूचकांक नहीं है, ये विकेंद्रीकृत है। भारतीय न्याय सेवा आईजीएस में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई, जिसमें 249 के तहत राज्यसभा संसद का काम बनाने के लिए कह सकती है। वहीं 312 के तहत राज्यसभा जो है कोई न्यू ऑल इंडियन सर्विस बनाने के लिए कह सकती है। ओनली राज्यसभा में विशेष बहुमत हो सकता है, वहीं न्यायाधीश की भर्ती के लिए। वहीं भारत की 2027 में डिजिटल जनगणना होगी। गृह मंत्रालय अधीन में बताया गया भारत में रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यकाल द्वारा हर 10 साल में जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो आयोजित की जाती थी, लेकिन 1872 में गैर समकालीन जनगणना पहली बार हुई। फिर समकालीन 1881 में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहली बार भारत में जनगणना हुई। 1951 में इसको स्टार्ट किया गया, फिर अभी तक ये 7 बार हो चुकी जनगणना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए एक निवारक हिरासत कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था विरुद्ध हिरासत है।
बिना मुकदमे के 12 मंथ तक इसमें हिरासत व प्रारंभिक हिरासत 3 महीने तक आदेश केंद्र या राज्य सरकार द्वारा केवल पंजीकृत प्रेक्षण में होगा, बाकी में नहीं होगा। केंद्र ने 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया है। 1834 में पहला विधि आयोग लॉर्ड मार्किले के अध्यक्ष में बना था। 1955 में एमएस सिटीवाड़ा अध्यक्षता में बनाया गया। कार्यकाल 3 साल का होता है। ये गैर विधानिक निकाय है। भारत में विधि एवं न्याय गैर मंत्रालय के अधिसूचना द्वारा से गठित किया जाता है। इसकी सिफारिश बाध्यकारी होती है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक 4 पूर्णकालिक सदस्य, 10 विधि व मामले के पदेन, इसमें 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। यूसीसी समान नागरिक संहिता, पर्सनल लॉ समान नागरिकता, इसमें बताया गया कि इसमें डीपीएसपी 44 में लिखा गया है यूजीसी लागू होगी गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, लेकिन वन यूपी पहली बार इसको यूपी में लागू किया गया, सेकंड बार इसको गुजरात में इसको भी लागू किया गया। यूसीसी कोर्ट मामला इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में और बोला कि एलसीबीडब्ल्यू इसमें की जा सकती है। यूसीसी जो है कोर्ट बताया गया सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बोला ये। वहीं लॉ कमीशन ने मना कर दिया है कि इसको जो यूसीसी को थोपा नहीं जा सकता। ये व्यक्तिगत अधिकार जो है वो विज्ञापन, एआई संबंधी छवि, आवाज के केस, इन पर बिना अनुमति के कोई फायदा नहीं उठा सकता। ये आर्टिकल 21 में कहता है। फिर पीवीटीजी जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह होते हैं। आज के टाइम पे 75 है। जनजातियों को पीवीटीजी घोषित करने के लिए कल्याण पोषण जो है वही इसमें साफ है। पीवीटीजी का जो मापदंड है वो सुप्रीम कोर्ट का एक का समूह जिसे बचाना है, जो बहुत संवेदनशील है, वो सब आते हैं इसमें विशिष्ट होते हैं। वहीं कृषि पूर्ण स्तर की टेक्नोलॉजी है, अत्यंत निम्न साक्षरता, स्थिर घटती जनसंख्या, निर्वाह अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पीवीटीजी है वो उड़ीसा में है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर झारखंड में, फिर एमपी में। ऑल पीवीटीजी जो होते हैं एसटी होते हैं और ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन ऑल जितने भी एसटी होते हैं वो पीवीटीजी नहीं होते हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिसको रुप्स कहते हैं को सूची से हटा दिया गया है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो रुप्स इसको हटाने में जिन्होंने इलेक्शन कमीशन इसमें इलेक्शन जो नहीं लड़ते उनको हटा दिया जाता है। जो ग्रुप्स जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत इसी में जो भी जितने भी होते हैं उनको पंजीकृत किया जाता है। वही राज्य प्लस राष्ट्रीय का मापदंड पूरा नहीं करती तो उनको नहीं माना जाता। वही ये चुनाव लड़ती है पर चुनाव जिनको रिजर्व इनको नहीं मिलता। अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसको 4 प्लस राज्यों में ऑफिशियल राज्य पार्टी बनानी होगी। कम से कम 4 राज्यों में से हालिया लोकसभा या राज्यसभा में से वैध वोट कम से कम 6% आए हों। वहीं लोकसभा में कम से कम 4 सीटें मिली हों। टोटल लोकसभा में मिनिमम 2% जो होती हैं सीटें इनको मिलनी चाहिए, जिन्हें निर्वाचित सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में होने चाहिए। अलग राज्य पार्टी, अगर किसी को राज्य की पार्टी बनना है तो उसको बनने के लिए क्या होगा, राज्य विधानसभा के चुनाव में मैक्सिमम कम से कम 6% वैध वोट होने चाहिए, 2 विधायकों ने इनकी जीती हुई। वही नवीनतम लोकसभा में कम से कम 6% वोट वोट जो है वैध हो, वह इनको किया जाए तो राज्य को कम से कम एक सांसद में इसको जीत भी हासिल हुई है। या नवीनतम राज्य विधान सभा के कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटों जो भी अधिक हो जीत हासिल की हो, या राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों का अंक के लिए लोकसभा सीट में जीत हासिल की हो, या विशेष राज्य के नवीनतम लोकसभा या विधानसभा के डाले गए वोटों में से वोट 1% से कम होना चाहिए, कम से कम इनका होना चाहिए। भारत में दल विरोधी कानून क्या है, 1985 की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अयोग्यता स्वेच्छा से अगर कोई त्याग कर दे तो इस या तो विप के द्वारा इसको विधि बना जाए। वहीं अनुमति जो इसमें नॉमिनेटेड होते हैं वो 6 मंथ तक इसमें चेंज कर सकते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर या तो वो चेंज कर ले तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस इसमें निर्दलीय दल इसमें नहीं होते, इनको सदस्यता इनकी समाप्त हो जाती है। वहीं ये जो निर्णय होते हैं स्पीकर द्वारा होते हैं। का अंतिम निर्णय जो होता है ये नहीं होता, इनकी न्याय समिति व्याख्या हो सकती है। चेयर को तो लोग इसमें बताया गया स्पीकर पर कोई समय सीमा नहीं होती है। ये सदस्य संसद प्लस विधानसभा दोनों प्राप्त होती है। निर्णय अध्यक्ष प्लस सभापति देते हैं। इसका अपवाद ये है कि 2/3 जो सदस्य की समिति ने विलय अनुमति जो है इसको बांटना नहीं किया गया। वहीं निर्दलीय चुनाव समय पश्चात शामिल नहीं कर सकते। मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो पार्टी में शामिल हो नहीं को उनको सीमित समय मिलता है। परिसीमन जो है ये एक बड़ी जनसंख्या आधार पर सदन में जनसंख्या को बढ़ाने के हिसाब से होता है। इसमें संसद और विधानसभा के दोनों के लिए लागू होता है। आर्टिकल 82 के तहत हर जनगणना के बाद लोकसभा निर्वाचन में जो होगा परिसीमन के हिसाब से होगा। आर्टिकल 170 के तहत बताया गया है कि जो राज्यसभा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का जिसमें बताया गया है
परिसीमन संसद के प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन अधिनियम पारित किया जाएगा। परिसीमन आयोग संसद के एक्ट के द्वारा वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे। वहीं नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगी। सदस्य इसके सभापति भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं। पदेन सदस्य जो होते हैं वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित राज्य द्वारा होते हैं। परिसीमन एवं जनगणना 2027 में होगी। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या आंकड़े के हिसाब से 2026 तक सीमित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, वहीं 84 के संविधान संशोधन द्वारा 2001 द्वारा इसको विस्तारित किया गया है। आज के टाइम पे जो है 2027 की अवधि पर इसको पर किया जाएगा। पहली जनगणना होगी, इसके बाद फिर संसद में न्यू परिसीमन आयोग के द्वारा पारित किया जाएगा। इसमें लोकसभा प्लस विधानसभा का नया परिसीमन होगा। जनसंख्या के आधार पर इसमें सीट बटेंगी। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है कि संसद में प्रस्तुत करने या उनकी स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए जाने और पश्चात पे स्वतः ही कानून बन जाता है। वहीं यह आर्टिकल 329 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। इसकी न्यायिक वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते। परिसीमन आयोग अर्ध न्यायिक प्लस और अंतिम है। संशोधन इसमें नहीं कर सकते हैं। वही संसद राज्य विधानमंडलों के कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। परिसीमन वैधानिक प्लस स्वतंत्र निकाय है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में होता है। ईस्ट जो है इलेक्शन कमीशन के लोग इसमें शामिल होते हैं। न्यायालय द्वारा इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। 1971 की जनगणना के बाद अब इसको 2026 में करा जाएगा। भारत में मतदान का अधिकार कानूनी स्थित है। वही मतदान वैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक जनप्रतिनिधित्व अधिकार अधिनियम 1950 और 51 में चुनाव लड़ने का भी अधिकार जो है वो वैधानिक अधिकार है। ऐसा या चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का जो विशेष गहन परीक्षण होगा, मतदाता सूची विशेष निर्वाचन क्षेत्रों को मतदान कराने के लिए पात्र व्यक्ति को अधिसूचित करेगी। वहीं वैधानिक अधिकार में आते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत धारा जो 16 लिखी गई है, गैर नागरिक को पंजीकरण और से अयोग्य ठहराती है। वहीं धारा 19 में लिखा गया है हर नागरिक जो 18+ है वो निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, पंजीकरण का पात्र है। वहीं इलेक्शन कमीशन सूची तैयार कर उसमें संशोधन कर सकती है। एसआईआर मतदान सूची में समयबद्ध तरीके पर घर घर जाके सत्यापन करेंगे। बीएलए द्वारा संचालित होगा। धारा 21 कहती है इसकी सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूची में संशोधन कर सकती है। इसके कारण दर्ज करने के लिए विशेष पुनरीक्षण की अनुमति देता है। संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो अधिवेशन निर्देशन नियंत्रण करता है, मतदाता सूची बनाता है, संसद प्लस विधानसभा में चुनाव करवाता है। आर्टिकल 326 के तहत सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार प्रावधान मतदान को नकारा जा सकता है। इसमें नागरिक का ना होना, मानसिक अस्वस्थ हो, कोई आपराधिक दोष दो या भ्रष्ट आचरण करता हो, इन सबको जो मत देने के अधिकार से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 327 के तहत चुनाव कानून संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। आर्टिकल 328 के तहत राज्य शक्ति राज्य विधानसभा पर संसद कानून के बताने के लिए राज्यसभा बनाएगा। राज्यों का कानून संसद के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि वैधानिक कानून मौन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनसे 320 के तहत कार्यवाही कर सकता है, प्लस निष्पक्ष चुनाव के निर्देश दे सकता है। मतदाता सूची का संचालन आरपी अधिनियम इसमें वोटर लिस्ट बनाती है 1950 के तहत होती है, ना कि आरपी अधिनियम जो है मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन यह देखता है इन 1951 के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर का आयोजन संसद की पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं है। वहीं 392 के तहत चुनाव प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष दलों ने चर्चा की वह संविधान उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिखा गया है। उपराष्ट्रपति 67 बी के तहत पद से हटाए जा सकते हैं। राजनीतिक अविश्वास प्रस्ताव संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में औपचारिक तरीके से इनको हटाया जा सकता है। वहीं 74 से 75 में बताया गया मेजॉरिटी दल गवर्नमेंट होगा। अविश्वास प्रस्ताव निंदा पर आता है वह संसदीय प्रक्रिया है। लोकसभा मंत्रिपरिषद विश्वास प्राप्त करती है, वहीं जांच परिवर्तन पारित होने के लिए सरकार इस्तीफा देती है। संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। यह संवैधानिक अधिकार है। रूल नंबर 198 कहता है ओनली लोकसभा में आएगा, प्रस्ताव अध्यक्ष स्वीकार करेगा। वहीं कम से कम 50 लोग का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। इस पे बहस होती है, मतदान होता है, वह पारित होने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है। ओनली लोकसभा में जाता है। वही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध इसको पेश किया जाता है।
सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध मंत्री इसके विरुद्ध नहीं होते, पूर्व सूचना की जरूरत नहीं होती, साधारण बहुमत से पारित होता है, पारित नहीं होगा तो उस पर कार्यकाल जारी रहेगा। मणिपुर में आपातकाल का प्रावधान रहा है 8355 में के तहत केंद्र का कर्तव्य है कि राज्य का संरक्षण करे और इंटरनल एक्सटर्नल संरक्षण दे। 356 कहता है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर लागू व बिना उसकी लागू पे राष्ट्रपति शासन राज्य व राज आपातकाल लग सकता है, क्योंकि जो लद्दाख है 6वीं अनुसूची की मांग करता रहता है और इसमें 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं AMDM, यानी कि इसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल 1975 के आपातकाल के आज 50 वर्ष हो चुके हैं। मराठी भाषा को जो है इसमें मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा और प्रारंभिक ग्रंथों की उच्च प्राचीन भाषा है, 1500 से 2000 तक बोली जाती थी। उच्च गुणवत्ता प्राचीन साहित्य संग्रह मौलिक साहित्य परंपरा पर आधारित होती है, आधुनिक उपयोग में अलग शास्त्रीय रूप के रूप में होती है। भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं पहले थी, तमिलनाडु संस्कृत, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और अब 2025 में जो है इसमें 5 भाषाओं को शामिल किया गया है, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत भाषा। शास्त्रीय भाषाओं की जो होती है इस पे नीति आधारित है, ये संविधान में नहीं लिखी गई है और केंद्र सरकार द्वारा इसको बनाया निकाला जाता है। EX का मतलब होता है एक्सटेंडेड यानी कि विलुप्त होना, IUCN यानी विलुप्त होने का खतरा, WPA यानी कि भारत कानून के शेड्यूल 1 में जो कठोरतम सजा होती है वो सब इसमें आती है। साइट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाते हैं बड़े जानवरों के, और इसमें अपेंडिक्स जो 1 होता है उसमें व्यापार पर पूर्णतः बैन लगा होता है। न्यूज में रहे जानवर है चीता जो कि वनरेबल है, और ये WPA की उसमें शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स में 1 में है। चर्चा में जो है 2026 में बोत्सवाना से 9 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं, अब वहां पे 48 हो गए हैं। हिम तेंदुआ ये भी 1 और 1 में है और ये वनरेबल है, ये पहली बार लद्दाख में इनकी गणना की गई है। वहीं दूसरी चीज इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये भी शेड्यूल 1 में आती है। वहीं 150 से भी कम इसकी संख्या बची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिजली के तार बिल्कुल हटा दिए जाएं, कम किया जाए। फिर उसके बाद गंगा डॉल्फिन है जो इंडेंजर्ड है, 1 इसको भी बोला गया है, ये 6324 है और ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। फिर एशियाटिक लायन है, वो भी इंडेंजर्ड है, 1 में आता है, बर्रा WLS में दूसरा घर इनका बनाया जा रहा है। नीलगिरी तहर है, ओनली वेस्टर्न घाट में मिलती है, है और ये 1 में आती है। वहीं तमिलनाडु के जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर स्टार्ट किया गया है। शंघाई डियर ये भी इंडेंजर्ड है, 1 में आती है, कि मणिपुर की लोकटक झील में पाई जाती है, केवला लामजाओ नेशनल पार्क में। न्यूज में रही रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट आर्द्र भूमि इकोसिस्टम की किडनी बोला जाता है, आज के टाइम पे 98 हो गई है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। वहीं न्यू साइट्स कौन सी है, पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी की सबसे छोटी साइट बनी है, ये प्रवासी पक्षियों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है गंगा के मैदानी इलाके में। फिर छाटी ढांड है जो गुजरात में, ये कच्छ के रण में पाई जाती है, यहाँ पे इंडियन बस्टर्ड अबव फ्लेमिंगो के प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी अंतर्देशीय आदिभूमि में से एक है, यह है भारतीय एशिया के फ्लाईवे, यहाँ पे पक्षी आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, ये तमिलनाडु में 18 साइट्स आती हैं, यूपी में 11, भारत की मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में 2 साइट्स हैं, वेटलैंड साइट्स हैं। और वहीं इंदौर और उदयपुर भोपाल में भारत की पहली रामसर साइट वेटलैंड साइट बनी थी। वहीं यह जंगल से भी ज्यादा बहुत ज्यादा कार्बन सिंक को मतलब सोखती है, कार्बन सिंक को सोखती है और बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। टाइगर रिजर्व आज के टाइम पे 56 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। वहीं वर्ल्ड में 75% से ज्यादा जो बाघ है वो भारत में पाए जाते हैं। न्यू रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है जो कि 56वां बना है, जिसमें MP और MP टाइगर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही इसमें स्टेट MP में पाया गया है, और यहाँ पे कॉरिडोर बना रहे हैं। फिर उसके बाद धौलपुर करानी राजस्थान जो 55वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का 5वां। रणथंभौर में बाघ के लिए बफर स्टेट बनाया जा रहा है। वीरंगना दुर्गावती में MP 54, MP का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व केन बेतवा लिंक पर पन्ना टाइगर रिजर्व की विलक पर बन रहा है। इसमें TXZ अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, 2 बाघों की आबादी दुगनी जो करेंगे उनको मिलेगा, और ये सत्यमंगलम तमिलनाडु और पीलीभीत यूपी को मिला है आज के टाइम पे।
22 पे रिजर्व टोटल 18 हैं। वहीं इंडिया में अब पहले 12 थी, अब 13वीं शामिल हो गई है। जो 13वीं है वो है कोल डेजर्ट नेशनल पार्क। सबसे बड़ी कच्छ का रण है और सबसे छोटा डिब्रू शिकोगा नेशनल पार्क, वो डिब्रू शिकोगा है, जो कि असम में है। यूनेस्को पर ये दोनों ही यूनेस्को में शामिल नहीं है। सबसे बड़ी मनाली खाड़ी है और सबसे छोटी नोकरेक मेघालय है, ये यूनेस्को में शामिल है। ओल्डेस्ट नीलगिरी है, जो कि BR साइट है। और न्यू बनी है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कोल डेजर्ट नेशनल पार्क जो एचपी यूनेस्को में WNBR में इसको शामिल किया गया है 13वें नंबर पे। फैक्ट क्या है? अमेरिका का द्वीप राष्ट्र साओ ड्रोम एंड फिलिपींस पहला देश जिसको 100% तक, जो ऐसा पहला देश है जो पूरा का पूरा 100% तक बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। साओ टोम एंड प्रिंसिपे इस देश का नाम है। WNBR क्या होता है? वर्ल्ड नेशनल बायो रिजर्व, जो 1971 में यूनेस्को के MAB के तहत बनाए गए इंटरनेशनल सहयोग पर आधारित देश पर अपने बियर को साझा करते हैं। ये संरक्षण अनुसंधान स्थानीय समुदाय के सस्टेनेबल विकास के लिए बनते हैं। 142 देश में से 788 पर स्थल है। इसमें से कोल टेशन नेशनल पार्क है एचपी के लाहौल स्पीति जिले में है। इसमें ट्रांस हिमालय का पार्ट है। दूसरी से ऊंचाई वाला BR नेशनल पार्क है, 2009 में BR बना। वहीं इसमें पिन वैली नेशनल पार्क तिब्बत WS को भी शामिल किया गया। हिम तेंदुआ भूरा भालू तिब्बती में यहाँ पे पाया जाता है। हिम नेशनल पार्क जो है भारत सरकार द्वारा केवल पर्यटन यहाँ पे होता है। वहीं इसमें अत्यधिक प्रतिबंध लगे होते हैं। भारत में 107 नेशनल पार्क हैं, जो कि 1.36% इंडिया में है वर्ल्ड के। और लार्जेस्ट है हमारा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। स्मॉलेस्ट है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। न्यू सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है। फर्स्ट समुद्री नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में है। भारत में मोस्ट MP में 11 है। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर केबला लाउंजाओ में है। फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में यूके की पहली NP, फिर नाम चेंज कर दिया गया इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बाद में इसका नेम रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी पर बना है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का बिगेस्ट नेशनल पार्क है और वो भी 107वां है। इससे पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क और उड़ीसा में 196 में WLS को घोषित किया गया। उड़ीसा में मयूरभंज जिले में बना है। प्रमुख नदियां हैं इसकी बूढ़ बांग्ला, साउदी, पंचिम नाला, ये सब है। यह दक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक और छोटानगर प्रांत महानदी के अंतर्गत आता है। सिमलीपाल के अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी मानव गतिविधियां नहीं होती। ये दुर्लभ मैनस्टिक यानी काली धारी वाले बाघों के लिए विश्व में से एकमात्र उद्यान है। यहाँ पे पाए जाते हैं। वर्ल्ड सेंचुरीज WLS क्या है? भारत में 574 WLS हैं, यानी कि 3.74% पाए जाते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरीज विश्व पर्यावरण दिवस पर तमिलनाडु सरकार द्वारा रामनाथपुरम जिले के धनुकोषणी क्षेत्र में ग्रेट फ्लेमिंगो को घोषित किया गया। वहीं यह प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लेमिंगो के लिए सुरक्षित बनाया गया। यह मन्नार की खाड़ी PR का हिस्सा है। फ्लेमिंगो झुंड में रहते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं। तमिलनाडु ये है। यहाँ पे श्रीलंका इस वाले पार्ट में यहाँ पे फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। नर मादा से थोड़ा सा बड़ा होता है। जीवन काल में 30 से 40 होता है। आयु सन में लीस्ट कंसर्न है। टाइगर रिजर्व बिगेस्ट है। यहाँ पे नागार्जुन सागर पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। स्मॉलेस्ट है पेच महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचा नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिणतम उन्नत धराई तमिलनाडु में है। भारत के टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। 58 है। 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क है, जो MP में है। माधव नेशनल पार्क माधव जो MP के माधव नेशनल पार्क में भारत का 58वां बना है। राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व है। शिवपुरी जिला में ऊपरी विंध्य पहाड़ियों में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह पहले 1956 में शिवपुरी नेशनल पार्क था और 1958 में इसको ग्वालियर के महाराजा माधव राव ने इसको सिंधियों के नाम इसका चेंज कर दिया, जिसके नाम इसका माधव नेशनल पार्क पड़ा। मानव निर्मित जलाशय यहाँ पे सांख्य सागर को वर्ष 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वनों प्लस शुष्क कांटेदार वहां वन यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं रामसर साइट है मोस्ट इन ब्रिटेन है। एशिया में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि 98 है। वर्ल्ड में 2529 है। सबसे पहली जो है मोस्टली सबसे ज्यादा यूके में है, फिर मैक्सिको में, थर्ड नंबर पे इंडिया में। भारत में मोस्ट है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, 18 है। यहाँ 18 मिली है। वह ये भी सबसे बड़ी साइट इसमें रामसर के क्षेत्रफल के हिसाब से जो पश्चिम बंगाल को बोला गया। भारत का बिगेस्ट जो है वो है सुंदरबन। स्मॉलेस्ट है रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पुराना मोस्ट जो है वो उड़ीसा की चिल्का झील में और राजस्थान की केवलादेव 1988 में 81 में जो बना। पहाड़ी घाट जो है वो 98 भी है। मौसमी खारे पानी वाली आर्द्रभूमि बन्नी घास और कच्छ नमक के मैदान के लिए मानसून में विस्तृत है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो 97वां बना है। यूपी का जलसर उपखंड है। 1 लाख 1 वर्ग किलोमीटर में यूपी में स्मॉलेस्ट है और वहीं WLS में से एक है। वहीं
WLS के मीठे पानी दलदल, बुगलैंड और घास मैदान प्रवासी सर्दियों में आते हैं। रोची, पल्किना, यूरेशियन स्पूनबिल व नॉर्थ पेंटेल में पाए जाते हैं। 96वां सिलोर झील जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में है, पैदपुर में सिरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर में मानव निर्मित आर्द्रभूमि में से एक है। 1845 में महाराजा वीर सिंह द्वारा रूपा रेल नदी की सहायक नदी पर बनाया गया। 1995 का कोबरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर महानदी के ऊपर था, उतला पोषण युक्त बैकवाटर प्राकृतिक जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर जलाशय है। फिर सक्कर-कोटई बर्ड अभयारण्य जो तमिलनाडु के रामानाथपुरम के मध्य एशिया किनारे पे है। फिर थेंगतांग जो पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम मध्य एशिया का फ्लाईवे बोला जाता है। मध्य एशियाई फ्लाईवे वो है जो सीएएफ यानी कि आर्कटिक और हिंद महासागर तथा संबंधित द्वीपों व यूरेशिया के बड़े पार्ट में आता है। फिर खेचे ओपरी वेटलैंड्स है जो सिक्किम के खेची ओपली गांव में है। स्थानीय नाम इसका दू शो है और बुद्ध प्लस यहाँ पे हिंदू पवित्र के लिए इम्पोर्टेंट है। खेची ओपलेरी मानव शरीर के इसमें 4 अंग के एक अर्थात वक्ष की प्रतिनिधि करता है। इसमें 4 अंग हैं यानी कि एक तो है यूकुस सोम जो थर्ड आई बोली जाती है, वहीं थीरडांग जिसको सर बोला जाता है, पेगोंग जो हृदय बोला जाता है और खेचो पल्लरी जो वृक्ष का प्रतिनिधि करता है। उद्भव झील पक्षी अभयारण्य झारखंड के सहबंगा जिला मोटेरो झील ब्रह्मा जमीन वही झील राजमहल शीतकालीन में साइबेरिया व यूरोप में प्रवासी पक्षी के लिए महत्वपूर्ण है। खींचन आदिभूमि स्थल जो झारखंड राजमहल के सुनहरा सेम है उद्भव है कि जैसे है मिन्नार आदिभूमि जो राजस्थान के उदयपुर में बल्लभ व नगर तहसील के मन्नार और खेदरा मीठे पानी की मानसूनी आर्द्रभूमि मानसून के आसपास फिर कृषि भूमि है। यहाँ पे जलमग्न हो जाता है। यहाँ पे जलमग्न है 110 जल पक्षी प्रजाति प्लस 667 पक्षी प्रजाति यहाँ पे रहा करती हैं। बिहार की आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये बक्सर में चंपारण में दोनों ऑक्सबो लेक हैं। रामसर अवार्ड डॉक्टर डीआर जयश्री और वेंकटेम को वेटलैंड साइट की उस श्रेणी में पहले भारतीय महिला यहाँ को फाउंडर उनको केयर एट ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट महिला एनजीओ को जैव विविधता संरक्षण के अनुदान के वकालत के हिसाब से इनको पुरस्कार दिया गया है। इंडिया फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल बनाया गया है। असम सरकार की पहल से 2 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल वल्चर जागरूकता लॉन्च किया गया। क्लाउड बेस्ड पोर्टल है गिद्धों का संरक्षण अनुसंधान जागरूकता और उसको बढ़ावा देगी। इंडियन फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रिकॉग्निशन आईयूसीएन के द्वारा ये स्तनधारी शाकाहारी वो है। वहीं तमिलनाडु में स्थित इसको आईयूसीएन द्वारा औपचारिक मान्यता मिली है। वहीं यानी वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के लिए इम्पोर्टेंट और संरक्षण के स्तर पर इसको दर्ज किया गया है। आईयूसीएन इसे डब्ल्यूजीपीए संरक्षित क्षेत्रों में विश्व डेटाबेस में शामिल करेगा। ये रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मानकों में होगा। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये है तमिलनाडु में दाक खाड़ी के पास है। 2022 में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बना। इसमें 12,250 हेक्टेयर से अधिक समुद्री घास क्षेत्र जो डुगोंग और अन्य समुद्री जीवों के लिए मुख्य भोजन के बारे में बताया गया। परिस्थिति महत्व समुद्री घास मैदान समुद्री जीवन मछली प्रजनन और कार्बन सिंक के लिए इंपॉर्टेंट बताई गई। डुगोंग समुद्री गाय है, एक शर्मीला उथले गर्म सागर में रहता है। वहीं इसमें भारतीय समुद्री पारिस्थितिकी में एक शाकाहारी स्तनपायी आहार इनका सी ग्रासेस को खाते हैं। डुगोंग को समुद्र का मालिक बोला जाता है। अरुणाचल अंडमान और निकोबार प्लस मन्नार की खाड़ी कच्छ खाड़ी प्लस पाक की खाड़ी में ये सब मिलते हैं। वहीं 70 वर्ष जीता है। 3 से 5 वर्ष में एक बार में बच्चे 3 से 5 साल में इसका एक बार बच्चा होता है। 10 साल में एक बार सेक्स कर सकते हैं। वहीं जनसंख्या इनकी 5% पर ईयर होती है। आईयूसीएन रेड डाटा रेड सूची जो वनरेबल है। WLS अनुसूची 1 है। 208 जो है डुगोंग संरक्षण और आवास प्रतिबंधक का समझौता है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर ये पहला गांव बना जो टाइगर रिजर्व के लिए कोड जोन से इसको पूर्णतः निकाल दिया गया। एनटीसीए प्लस WLS 1972 के तहत अनुरूप जो कोड जो मानव गतिविधियों से दूर रखना है नोटिफाइड 1973 में झारखंड का ओनली टाइगर रिजर्व था और बेतला टाइगर रिजर्व हिस्सा सालवन मिश्रित पर्णपाती है। वह इसमें पार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे कोयल बुरहा औरंगा नदी भी है यहाँ पे। वहीं दुनिया का पहला पक्षी अभयारण्य है जो 1932 में पलांगू उल पलमाग बाघों की गणना यहाँ पे हुई थी। पंछी आधार पर
वहीं कंट्रीज फर्स्ट विसेडोम जुमली सफारी ट्रेन को चालू की गई है यूरोपी में, और दुग्धा टाइगर रिजर्व को कृति की घाट डब्ल्यूएसएस से जोड़ने वाला पहला उद्देश्य है। इसको इकोटूर परिवर्तन को बढ़ावा देगा। स्थानीय समुदाय विस्फोट मंडल जंगल सफारी ट्रेन विशाल कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छतें 360 डिग्री का दृश्य करेगी। इंडियन फर्स्ट नेशनल स्पीसीज असेसमेंट रोड मार्क बनाया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पौधे प्लस जानवर 1000 प्रजाति रोड मैप द्वारा भारत की ऐतिहासिक पहल की जाएगी। रेड लिस्ट नेशनल लेवल पर जारी करेंगे। लक्ष्य 2030 से इसमें जो है, और 2030 तक अपनी खुद की रेड डाटा बुक को प्रकाशित करेंगे। बीएसआई प्लस जेड एस आई आयुषेन के सहयोग से सार्वजनिक धन का वित्त पोषण बढ़ेगी। आयुषेन स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करेगी। 7000 फ्लोरा, यहाँ पे 4000 फ्लोरा भी है, कानून संरक्षित है। भारत की इंडियन फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बनाई गई है। केरल के वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड राज्य द्वारा कन्नूर के अलवर अल अर्लन WLS को बताया गया है। अर्लन जो है इसमें 266 प्लस तितलियां हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बटरफ्लाई, पॉलिनेशन, मधुमक्खी, मोस्ट कीट, पतंगे इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में बनाई गई थी। सैटेलाइट बेस्ड 33% भाग वन को इंडिया, जिसमें चाहते कितना होना चाहिए। और हर 2 साल बाद इसमें 8वीं रिपोर्ट 18वीं आती है रिपोर्ट, और ये अब जो रिपोर्ट आई वो 18वीं रिपोर्ट थी। वन जो है 221.76 है वह क्षेत्र इसका इतने में फैला हुआ है। टोटल 25.17 मोस्टली जो है छत्तीसगढ़ यूपी उड़ीसा राजस्थान में है। वन आच्छादित क्षेत्र है। ओनली वन जो है वो मिजोरम में है, कि इसमें प्लस गुजरात प्लस उड़ीसा है। क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी अरुणाचल प्रदेश व महाराष्ट्र में है। इस कितने प्रतिशत आधार पर है, इसमें छोटे राज्यों को डेंसिटी के हिसाब से 91.33 पाया गया। सबसे ज्यादा डेंसिटी के हिसाब से लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान एंड निकोबार। 19 राज्य प्लस यूटी में 33% तक वन आच्छादन प्लस व 8 राज्यों में 75% तक बढ़ाया जाएगा। कार्बन भंडारण 37 से 43 में बना होगा। नेट जीरो टारगेट भारत का 2070 है। वहीं ग्लोबल मीथेन ट्रैक रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें बताया गया 84 जितनी गुना एक मीथेन होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया गया 2.5 गुना बड़ी होती है, वहीं बढ़ गई है। और वहीं 30% का रोल मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में कर रही है। तेल और नेचुरल गैस कोल जैव ऊर्जा 145 मिलियन टन इसको बढ़ावा देती है। 35% और मानव के टोटल मीथेन का उत्सर्जन सिर्फ ये करती है। ऑयल एंड गैस 50 मिली टन व जैव ऊर्जा पारंपरिक बायोमास 10 मिलियन टन तक है। जहाँ पानी जैव तो मीथेन जहाँ पानी और जैविक चीजें होती है वहां पे मीथेन निकलती ही निकलती है। वहीं विश्व में 80 लाख खदानें हैं जो तेल गैस में बनाती हैं। वहीं दुनिया के 4 मोस्ट जो है जीवाश्म ईंधन को बनाती हैं। वर्ल्ड में यूएसए सबसे ज्यादा उत्सर्जक करता है तेल का, और रशिया और तुर्कमेनिस्तान वेनेजुएला तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। चीन चाइना फर्स्ट नंबर पे है, जो कोयले द्वारा मीथेन को निकालता है। नॉर्वे एंड मीथेन लैंड तीव्रता कम कर रहे हैं। जीवाश्म में 70% तक मीथेन निकल रहा है, और 10 उत्सर्जन देश से आता है। सबसे ज्यादा जो है वो मीथेन का जो वो करा है चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर रशिया, फिर जीएसी, फिर ईरान, फिर तुर्क, फिर उसके बाद भारत आता है। इंडियन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो 2025 में आया, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रभावी ऊर्जा संस्करण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया डाटाबेस। इसमें आयाम, सुरक्षा, स्थिरता, समानता इसके 5 कारक है। राजनीतिक प्रतिबद्धता व वित्त नवाचार बुनियादी व मानव पूंजी भारत के 71 पे है। इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे और 18 में से। वहीं 5 प्रायोरिटीज की स्थिर अनुकूलता ढांचा, कुशल कार्यबल, आधुनिक पर्यावरण बुनियादी ढांचा, और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण, विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश को बढ़ाते हैं। विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन स्थिति समीक्षा 2025 में आई। इसमें FAO द्वारा द्विपक्षीय है। ये भारत इंलैंड प्रोडक्ट में नंबर 4 पे है। फिर भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल 2/3 में इसमें अंतर्देश काम करते हैं। विश्व इसमें प्रभावी प्रबंधन को मत्स्य संसाधन में सबसे शक्तिशाली उपकरण को बढ़ावा देना है। 29% की प्रजाति केवल गहरे समुद्र में, जिनका समस्त मत्स्य में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल तो 2025 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा SDG रिपोर्ट में ही बताया गया कि यह 17 लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। यूएन SDG की जड़ें देशों की प्रगति मापता है। वही पहली बार जांच इसके SDG में मोस्ट प्रगति किसने की वो देखता है।
0 से 100 तक ऑल एसडीजी। भारत ने नीति आयोग जो राज्य प्लस यूटी में एसडीजी को मापता है वो देखा। भारत में टॉप 100 से के स्थान यानी कि 167 में से 9वां स्थान भारत को मिला है। 2024 में 109वां था। भारत में प्रगति हुई है। एसडीजी 3, 9, 7 में इन सब में अच्छा वर्क हुआ है। 17वां एसडीजी ही 2030 में वर्ल्ड इसको पूरा कर लेगा। वहीं 50% जनसंख्या वर्ल्ड जिन पे एसडीजी के लिए पैसे ही नहीं है। वहीं मैनेजमेंट इफिशिएंसी इवैल्यूएशन रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत के एनपीडब्ल्यूएल इत्यादि का मूल्यांकन करेगा। और 146 संरक्षित क्षेत्र 99 जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। केरल नंबर 1 पे है। केरल, एकाबुन नेशनल पार्क और दाचिगम जो है ये सब बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे है। फिर से उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो है वो बेस्ट है, फर्स्ट है। और ओवर जो है 62.01% इसमें आते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये 2025 में आई। यूएन डेसा जो यूएन आर्थिक सामाजिक प्लस इसमें 10वीं एसडीजी इसमें बताई गई। उसमें 190 देश हैं जो देखते हैं फ्यूचर में एसडीजी कितना प्रभावी हो सकता है। ओवरऑल देश को देखता है इसमें जो है गुड है 18% और बैड भी है 1%। वहीं इन्वायरमेंट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 में केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन संघ मंत्रालय द्वारा 8वीं अंक की जाती है। इसमें सेया यानी कि यूएन सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट बिकम अकाउंटिंग द्वारा जारी किया गया। भारत वन क्षेत्र में 21.76% व 22.50% बढ़ गया है। सिया क्या होता है यूएन में, इसमें ऊपर वाला इसमें बताया गया है कि जो ये लिखा है वही है। वहीं दुनिया भर में अकाउंटिंग यह अपनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय ढांचे के द्वारा। अर्थव्यवस्था में पर्यावरण योगदान व प्रभाव के आर्थिक पर्यावरण को डाटा को देखते हैं। 2012 में यूएन की यूरोपीय कमीशन एफएओ द्वारा बताया गया। इंडिया ने 2018 के औपचारिक रूप से अपनाया था। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में गिरावट आई है। पहली बार पहले से कम बढ़ा है। यूएनएफसीसी की रिपोर्ट द्वारा पहली बार जो है वो घटा है। ये पेरिस समझौते के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज स्टेटस रिपोर्ट प्रवासी प्रजाति गिर रही हैं, कुछ विलुप्त हो रही हैं, लगभग 50% से ज्यादा घट रही हैं। ऑन कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ माइग्रेटरी फॉर द वर्ल्ड इसे देखता है। 1979 में यूएनईपी द्वारा कानूनी रूप से इसको बाध्यताकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि और बनाया गया है। इसी को बॉर्न सम्मेलन भी कहते हैं। सीएमएस जो है वर्ल्ड की एनिमल में बताता है। यूएन 1979 में जर्मनी बॉर्न संधि के तहत स्थापित किया गया। यह यूएन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत काम करता है। ऑल प्रवासी पशु पक्षी संरक्षित वैश्विक मंच है। स्टेट ऑफ इंडिया का एनवायरमेंट रिपोर्ट 2026 के विज्ञान और पर्यावरण क्षेत्र सीएसई द्वारा जारी करता है। वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5% 1.5 डिग्री की सीमा से बढ़ के पार हो चुकी है। 2025 में एक्सट्रीम मौसम की घटना होगी। इंडियन समिट सीबीडी रिपोर्ट जो कहती है कन्वेंशन बायोडायवर्सिटी 1992 में 7वीं रिपोर्ट भारत में कुनमिंग के बाद दी गई। सीबीडी 2022 से फिर उसमें कार्टेजेना, फिर 2010 में नागोया, फिर 2020 में कुनमिंग आया। ये हर 4 बार बनेगा। वहीं कुडमिंग द्वारा 23 लक्ष्यों को बताया गया। भारत ने इसमें से 2 ही लक्ष्य को पूरा कर पाया। वन आच्छादन व भूमि पुनर्स्थापन ओनली। भारत में 98 रामसर साइट्स है। दैर और उदयपुर में पहली रामसर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर बने हैं। वहीं 2030 तक 30% तक क्षेत्र संरक्षण करना जो 30 हमारे उस पे है। उसमें नाव 5% है इंडिया में। कुनमिंग ने 13 से 13 गोल करने के लिए बोला है। इसमें 13% भाग संरक्षित करने के लिए बोला है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय में जलवायु में बचने के लिए कितना पैसा लगेगा यूएनईपी द्वारा स्पष्ट किया गया। विकासशील देशों को 12 गुना पैसे देने चाहिए। कॉप 30 में बताया पहले इतने आएंगे। वहीं 2035 तक 350 अरब डॉलर चाहिए, पहले 26 था। वहीं कॉप 26 में इसमें 40 अरब बोला था। ज्यादातर पैसे लोन की तरह देते हैं। वहीं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है इन्वायरमेंट थिंक टैंक है। वहीं जो है ये द्वारा जर्मन वॉच द्वारा इसको जारी किया गया। 2006 में इसको शुरू किया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित है, फर्स्ट रैंक देता है। वहीं जल मौसम जलवायु के जोखिम को बताता है। 2 वर्ष पहले प्लस 30 वर्षों की उपाधि को चरम घटनाओं को देखता है। भारत भी टॉप 10 में है ग्लोबल साउथ 10 देश में। ग्लोबल साउथ देश वो होते हैं जो ग्लोबल अमीर देश और गरीब देश के बीच की जो रेखा होती है उसको ब्रेंट लाइन बोलते हैं। जर्मन वॉच जो है एनजीओ रिपोर्ट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से 1991 में एक स्वतंत्र विकास पर्यावरण मानवाधिकार संगठन बनाया गया। दुनिया का इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ है। भारत का आउटलुक केंद्र बताता है।
ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जो है 2026 में पूरे वर्ल्ड का आउटलुक बताया है। इसमें यूएनईपी ने नैरोबी के सत्र में इसको रिपोर्ट को जारी किया, GO7 जारी करा और इसको औपचारिक नाम इसमें एक ऐसा भविष्य जिसको हम चुनते हैं। 1990 में हर वर्ष 1.5% जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, 2004 में जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, 2024 में 1.25% तो बढ़ चुका है। 1 मिलियन प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, 20 से 40% भाग प्रदूषित हो चुका है। वायु प्रदूषण से 2019 में जीडीपी को 6.1% प्लस 8.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 2030 में 1.5 व 2040 में 2 डिग्री तक सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा। तो यूएन पे कॉप 30 बैठक हुई जो 1992 में हर वर्ष मिलने के लिए बोला गया था जलवायु मुद्दे के लिए। 1995 में कॉप 1 हुई जो बर्लिन में थी। कॉप 3 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। कॉप 30 फिर उसके बाद हुई ब्राजील के बेलम को अमेजन वर्षा वनों का द्वार कहते हैं। वहीं ये जो है कॉप 31 जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई 10 नवंबर 2025 में। 2026 को मतलब ये जो हुई थी 1 तारीख को हुई थी और अब जो है कॉप 31 जो है 2026 में होगी। वहीं बेलम्स हेल्थ एक्शन प्लान जो है इसी के तहत आया। 13 नवंबर विश्व स्वास्थ्य डे का स्टार्ट करेंगे और पहली बार ग्लोबल वन हेल्थ में ह्यूमन एनिमल और इन्वायरमेंट को जोड़कर देखा गया। यह समग्र चीजों के साथ किया जाएगा। कॉप 30 में फिर TFRC यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज को भी जोड़ा। इसमें बोला गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थायी सुविधा। भारत दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड को महासागर 90% तक सोखते हैं। फिर 10% जमीन व जमीन के सदाबहार वन मोस्टली सोखते हैं। 15% जो ग्लोबल कार्बन औपचारिक रूप से स्टार्ट है यह पे फॉर परफॉर्मिंग पर बेस्ड होगी। वन सुरक्षा कम होगी, ओनली उनको मदद करेगा जो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में है। ये REDD+ के कार्यक्रम का एक नया रूल है। ये 125 बिलियन अमेरिका डॉलर को फंड देंगे। सार्वजनिक प्लस निजी विनिवेश में ब्राजील ने $1 मिलियन भी दिए हैं। अमीर देश गरीब देश का पैसा देंगे। बेलम्स पॉलिटिकल एग्रीमेंट यह मना कर दिया है। कॉप 30 अंतिम दिनों में जलवायु वित्त व्यापार अनुपान में 1.5% तापमान का लक्ष्य पारदर्शिता करेंगे। इस कारण लड़ाई हुई है, लड़ाई भी हुई इसमें। वहीं जलवायु वित्त विकासशील देश को वित्त के वादे पूरे करें और यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन करें। भेदभावपूर्ण इसको बताया है। यूरोप में CO2 के नाम पर चीजें पर प्रतिबंध लगाता है और इसकी लड़ाई है और ये भेदभाव को बताता है। सेंटा मार्टिन कॉन्फ्रेंस जो हुई फिर इसी में कॉप 30 में कोलंबिया व नीदरलैंड के सहयोग से 2026 में सेंटा मार्टा के जीवाश्म ईंधन को न्यायपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे। वहीं कानून अभिषेक इसमें सामाजिक तरीके से मानव ऊर्जा पर केंद्रित होगा और न्याय देगा। ओपन प्लानिटरी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है ये भी लॉन्च हुआ। AI पर आधारित होगा, डाटा देखे जाएंगे, सबको जानकारी मिलेगी। ग्लोबल एथिकल स्टॉक जो है GES एक अंतर्राष्ट्रीय पहल होगी जो नैतिक प्लस सामाजिक आयों में बताएगी। वह एशिया संस्करण न्यू दिल्ली में हुआ। एशिया का संस्करण जो है भारत के न्यू दिल्ली में हुआ और नैतिक जलवायु शासन पर बात की गई। बेलम 4X प्रतिज्ञा ली गई। बायोफ्यूल बायोगैस हाइड्रोजन 2035 तक 2026 में 4 गुना बढ़ेगा। वहीं इसकी वजह से CO2 को 30% तक कम करना है और हरित ऊर्जा को बढ़ाना है। वहीं इसको कार्बन में 20% तक उसको कम करेंगे परिवहन क्षेत्र में। बेलम डिक्लेरेशन ऑन हंगर पॉवर्टी एंड द पीपल्स कंसिडरेड क्लाइमेट एक्शन। कमजोर आबादी को जलवायु नीति के केंद्र में रखना होगा। गरीबों पर ग्लोबल वार्मिंग का कम प्रभाव पड़े ताकि और 43 देश प्लस यूरोपीय संघ ने इसमें साइन भी किए। भारत की जन केंद्रीय अनुकूलन होगा। नेशनल अडेप्टेशन प्लान एक्युमुलेशन कॉलेजन होगा जो गठबंधन एक बहुत हितकारी साझेदारी होगी। अनुकूलन योजना तेजी से अनुकूलित और विकासशील देशों में निवेशक प्लस तकनीकी द्वारा इसका लक्ष्य पूरा किया जाएगा। मल्टी यूरो स्ट्रेटेजी का अपनाया जाएगा। ब्राजील ने कॉप 30 पर वेबसाइट पर यह ग्लोबल मर्टियन और प्लेस्ट पर को लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जलवायु प्रतिगारों में अंतर को दूर करना और ये मुद्रा जो है सांप्रदायिक परंपरा लोगों को मिलाकर साथ करने का काम देगी। कॉप 30 से पहले भारत में अराइज सिटीज फोरम एंड डेली डिक्लेरेशन 2025 हुआ जो कि ICLEF की दक्षिण एशिया में अराइज सिटीज फोरम दक्षिण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लॉन्च किया गया। ये ICL जो है साउथ एशिया के नाम पर है, यानी स्थानीय पर्यावरण के पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद जिसमें साउथ एशिया प्लस ये है।
250 लोकल प्लस क्षेत्रीय सरकार समूह सतत शहरी विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना इसका काम है। दिल्ली डिक्लेरेशन में दिल्ली घोषणा पत्र 2025 को जारी किया गया। इसमें शहरों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत प्लस वैश्विक जलवायु नीति सक्रिय भागीदारी बनाया जाएगा। शहरों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत प्लस वैश्विक जलवायु से बचाने के लिए बनाया जाएगा। ये गैर बाध्यकारी होगा। 2025 के ब्राजील बेगम में होगा। अभी ये हुआ था। अब क्या है, इसमें बोला गया है यूएन पर्यावरण जो सभा का 7वां सत्र जो है केन्या नैरोबी में हुआ। यह विश्व का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है। यानी कि पर्यावरण के मामले में जितने भी काम होते हैं वो यूएन पर्यावरण मास जो सभा है वो लेती है। वहीं ये सतत समाधान को देती है। इसमें 190 भी देश है। हर 2 साल में आयोजित होती है। रियो 20 का परिणाम है। 2012 में ब्राजील के में हुआ था। इसकी वजह से इसको आया। इसमें एजेंडा निर्धारित किया गया। यूएनडीपी का मार्गदर्शन भी यही करता है। थर्ड यूएन ओशन कन्फेडरेशन फ्रांस प्लस कोस्टा रिका में महासागर संरक्षण के लिए बनाया गया। सतत उपयोग होना महासागर के संरक्षण हेतु इसमें तेजी प्लस सभी पक्षों को भागीदारी बनाया गया। प्लस एसडीजी के 14 प्राप्त किए गए। इसमें 3 लक्ष्य हैं। बहुपक्षीय प्रक्रिया को पूरा करना, वित्तीय संसाधन जुटाना, समुद्री विज्ञान को बढ़ाना। फाइव सी ट्रिटी 2023 में हुई थी। इसमें बताया गया जितनी भी चीजें होती हैं इसमें 12 नॉटिकल का जो होता है इसमें जो 200 नॉटिकल की जगह जगह आती है वो एक देश की होती है। इसमें से 12 नॉटिकल की जो जगह आती है नेशनल होती है। फिर उसके बाद जो बाकी जगह है वो ट्रिटीज वगैरह के लिए जैसे बाकी चीजों की होती है। उसके बाद की जो जमीन है वो बाकी देशों के लिए होती है। इसके बाहर की जो जमीन होगी इस पे जो हम जैव विविधता को बचाए रखेंगे उसके लिए है। 60 से 56 अनुदान इसमें होगा। 2030 में इसमें 30% समुद्री क्षेत्रों को संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 16 साल पर 56 अनुदान दिए जाएंगे। वहीं इंडिया प्लस यूएसए में उसमें अभी सिग्नेचर नहीं किए हैं। बड़े वित्तीय योगदान देने होंगे। इसलिए फ्रेंच पॉलिनेशिया ने विश्व की सबसे बड़ी समुद्री संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। महासागर के प्रदूषण कम करने और गठबंधन को बनाया जाएगा। साइट्स के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में साइट्स की 20 पत्रकार सम्मेलन पर संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण सतत उपयोग हुआ। वन्य जीव के लिए इसको चर्चा में है। ये बहुपक्षीय संधि है। जीव जैव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाती है। 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और 1975 में इसको प्रभावी कर दिया गया था। इसमें 3% मध्य से संरक्षण देगा। परमिट प्रणाली का प्लस इसमें वैज्ञानिक मूल्यांकन प्लस सतत उपयोग को बढ़ावा देगा। आयुषेन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में अबू धाबी यूएई में हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की वैश्विक संरक्षण कांग्रेस में सदस्य सभा के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। ये हर 4 साल में आयोजित होती है। इसकी सदस्य सभा सर्वोच्च निर्णय लेती है। गैर सरकारी संगठन है पार्टिसिपेट के द्वारा इसमें निर्णय लिए जाते हैं। 1948 में बना वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क बनाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 400 मीटर 400 1400 इसमें मेंबर्स हैं। भारत भी इसमें है। अबू धाबी के कॉल 2025 में इसमें 2020 वर्ष में 2026 और इसमें बताया गया नेचर 2030 जो है स्वीकृत किया गया। जीवाश्म ईंधन कराकर इसमें वन्य जीव पालतू व्यापार प्लस नियंत्रण करा जाएगा। इसमें कड़े नियम बनाना होगा। इनका काम होगा। पहली बार आदिवासी संरक्षण वैश्विक स्तर पर सम्मिलित किए गए प्लस इसमें ज्ञान योगदान को मान्यता मिली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पहली बैठक हुई है न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। वहीं केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इसमें हुई। भूपेंद्र यादव को सर्व सम्मानित करके आईबीसीए का पहला अध्यक्ष व महासचिव का सारे निर्णय लेने के लिए बनाया गया। ये 2 वर्ष में एक बार इनकी बैठक होगी। इंडिया स्थायी सचिवालय बनाया गया। 2023 में आईबीसीए का प्रोजेक्ट टाइगर ये 50 वर्ष भी पूरे होने पे बनाया है। 96 बिग कैट्स हैं। बिग कैट रेंजेस प्लस 9 नॉन रेंज के गठबंधन हुआ है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे प्यूमा और जगुआर को छोड़ के बाकी सारी 5 प्रकार की बिल्लियां मिलती हैं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर भारत में नहीं मिलते। प्लस चीता चीता का भाग वह ये सब इन सब में बताया गया है। जलवायु करंट पे फिर टीएफएफ जो है ये कॉप 30 में आई थी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फेस्टिवल भारत ने ब्राजील में कॉप 30 की लीडर समिट की। इसमें टीएफएफ का पर्यावरण शामिल इसमें किया गया। टीएफएफ भारत जो ब्राजील के नेतृत्व वाला एक वैश्वीकरण कोष है जो उष्णकटिबंधीय देशों को पैसे देगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित है। वर्ल्ड बैंक इसमें ट्रस्टी मेजबानी करेगा। उष्णकटिबंधीय देशों को उसमें शामिल किया गया। एनडीसी प्लस बेनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है
डीसी या एनडीसी द्विवर्षीय रिपोर्ट है। भारत एनडीसी व फर्स्ट बीटीआर द्विपक्षीयता पारदर्शिता रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। बीटीआर पेरिस समझौते के अंदर अनिवार्य रिपोर्ट, हर देश के 2-2 साल में इसको प्रस्तुत किया जाता है। पारदर्शिता लाना, विश्वास निर्माण करना, वैश्विक प्रगति का आलंकन करना, लाना, विश्वास निर्माण करना, वैश्विक प्रगति का आलंकन करना, ग्रीन हाउस गैसेस की सूची, एनडीसी प्रगति, वित्तीय सहायता नीति जानकारी शामिल करना। एनडीसी पेरिस समझौते के अंदर देशों को द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्य योजनाओं जो उत्सर्जन में कमी व अनुकूलन लाएंगी। पेरिस समझौते में आर्टिकल 4 में हर एवरी 5 साल में बताया गया है कि होगा ये, और एनडीसी इसको अपडेट करता रहता है। भारत एनडीसी में 2030 तक उत्सर्जन को 45% तक कम करेगा, पर 50% ऊर्जा क्षमता को गैर जीवाश्मों से पाया जाएगा। परमाणु प्लस नवीकरणीय ऊर्जा से होगा। यह आईजी 2025 में ही कर लिया है भारत ने बहुत सारी चीजों को। वहीं 2.50 बिलियन जो है 2.5 बिलियन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 में इसको अचीव पहले ही कर लिया है भारत ने। वहीं सूरत जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के हिसाब से 2019 में गुजरात पीएम करने उत्सर्जन व्यापार खोजने से प्रदूषण को 20 से 30% कमी आई है, प्लस 10% गिरावट भी आई है। प्रदूषण नियंत्रण लाने में कार्बन क्रेडिट को बेचा जाता है। ईटीएस में विश्व की पहली योजना है जो पीएम 2.5 के उत्सर्जन का व्यापार करा जाएगा। प्रदूषण भुगतान करेंगे सिद्धांत के आधार पर आधारित होगा। पॉल्यूटर्स जो पेस प्रिंसिपल के हिसाब से है। भारत की पहली प्रदूषक सीमा नियंत्रण होगी, और वहीं उद्योग उत्सर्जन जो करेंगे वो ही इसके पैसे भी भरेंगे। साइंटिफिक रोड मैप फॉर कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजिंग स्टोरेज, CWS जो है कार्बन कैप्चर में CW को सॉलिड करके जमीन में डालने का, या उसको कहीं पे भी कैप्चर करके, या उसको इसी को कार्बन सिंक भी बोलते हैं, प्राकृतिक होता है। प्लस इसमें पेड़ प्लस एल्गी, इसमें आर्टिफिशियल तरीके से भी इसमें किया जा सकता है। साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट के विभाग में इसको प्रस्तुत किया गया। वही 2000 फॉप कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके समुद्र तलहन व भूगर्भ के संग्रहित करके इसको यूज किया जाएगा। वहीं ग्रीनलैंड बूढ़ी हो रही है, पर कार्बन अवशोषण पर इस पर जो है CO2 इसमें निकाल रही है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के कारण पिघल रहा है। जैविक जितनी भी चीजें थी वो अब जमीन से निकल के बाहर आ रही है। और ये 7,500 साल झीलें, इसमें 7,500 झीलें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फैला रही हैं। Heat index introduced by India Ministry of Earth Science in the IMD International Meteorology Department अंडर गर्मी प्लस आर्द्रता को देखता है। ये मौसम प्लस आपदा को इम्पोर्टेंट है इसके लिए। वास्तविक काम के मुकाबले कितनी गर्मी लग रही है वो सब देखता है। एसी सिम का मानकीकरण किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ने बताया गया एसी का मानकीकरण किया गया। वो बताया एसी का जो मिनिमम जो टाइम है वो सिर्फ 16 से 30 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा ये कम नहीं होना चाहिए। नहीं, नॉर्मल लोग इतना से इतना करके रखते हैं, और ये 24 से 26 ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगा तो जो जितने मीटर्स लगे होंगे अपने आप रुक जाएंगे। अर्ली अराइवल मानसून एंड क्लाइमेट चेंज की मानसून 1 जनवरी से पहले ही आ गया, 1 जून से पहले ही आ गया, क्योंकि समुद्र प्लस तापमान जो है वो बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से लोअर बहुत ज्यादा जो है काफी सारा लो रहा, और उसकी वजह से मदन जूलियन ऑसिलेशन भी बहुत पहले आ गए, जिसकी वजह से भारत में जो तापमान है मानसून पहले ही आ गया। आपदा बॉन्ड बनाया गया। जलवायु व आपदा के सुझाव दिया गया निवेशक साधन पर, जिससे सरकार या बीमा कंपनी जारी करती हैं ताकि वे वित्तीय सहायता मिले और आपदा निवेशक खरीदें। और वही आपदा में यूज होगा। ये आपदा ना हो तो 10 से 12% रेट पर जो पैसे होंगे वापस मिलेंगे। ये 3 से 5 साल का होता है। इंडिया जापान ज्वाइंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जिसमें पेरिस समझौते में 6.2 के आर्टिकल के तहत संयुक्त जो है तंत्र के हिसाब से बताया गया है। जापान इन्वेस्ट करेगा और हमारे देश में और इसको बचाएगा और तकनीक देगा, और जापान का कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ITMO, यदि एक देश दूसरे देश की GHG उत्सर्जन कम करने में मदद करता है तो परियोजना चलाता है, तो परियोजना उत्सर्जन के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको शमन व परिगम IMO के तहत इसको मिलेगा। शमन परिणाम को ITMO कहते हैं। आर्टिकल 6.2 पेरिस का समझौता, इसमें बताया गया देशों को स्वैच्छिक सहयोग से गैर बाजारी से जुड़ा है। जलवायु कार्रवाई अपने एक दूसरे को साथ कर सकते हैं। ITMO एक देश को दूसरे देश के कार्बन क्रेडिट्स के रूप में देता है। नेट जीरो अलायंस बैंकिंग, जिसको भंग कर दिया गया 2021 में बना था, ये 2025 तक इसको ये नेट जीरो को नहीं कम कर पाया। भारत ने इसमें साइन भी नहीं किया था। ग्रीन पटाखे नॉर्मल पटाखे से कम प्रदूषण करते हैं। ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान मेरी व SIR द्वारा इसको किया गया। ये सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट तो बहुत नहीं निकालते, वो पुराने में ही करते थे। वही कैल्शियम नाइट्रेट एल्यूमिनियम से और इसमें होते हैं। वही CO2 NO2 और CS बहुत कम होता है इसमें।
फूड सिस्टम ग्रह सीमाओं के सबसे बड़े उल्लंघन करता है। ईट ईएटी जो लैंडर कमीशन स्वास्थ्य कृषि और पर्यावरण नीति 35 देशों का एक अंतर राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोग है। अध्ययन करता है मानव स्वास्थ्य प्लस पृथ्वी के पर्यावरण तंत्र दोनों में का सुधार करता है। ये वैज्ञानिक ढांचा बनाता है, पृथ्वी की सीमा में पर्याप्त व असुरक्षित भोजन को उपलब्ध कराता है। अब आता है बायोडायवर्सिटी, जिसमें केली कोष जो है, केली फंड जो है, ये जैव विविधता संरक्षण हेतु शुरुआत किया गया, सीबीडी के द्वारा जारी किया गया। केली कोष वैश्विक जैव विविधता के इम्पोर्टेंट कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र है जो जैव विविधता के संरक्षण के हेतु पैसे देगा। इसमें निजी कंपनी दान कर सकती हैं प्राकृतिक संसाधन व आनुवंशिक जारी करने के लिए, उपयोग व उत्पाद का विकास करने के लिए। वहीं डिजिटल रूप में इसको दिया जाएगा। कंपनी को एक भाग में जैव विविधता संरक्षण के लिए देना होगा। यूएनडीपी प्लस यूएनईपी द्वारा फंड मैनेज होगा। पहली बार उद्योग से प्रत्यक्ष लेन देन की बात की गई है। विद्युत प्रोग्राम हवा के बीच फेंक देंगे। इससे क्या होगा, जो स्थान में जो होगा वर्षा से पहले ही पता चल जाएगा। केरल द्वारा इसको शुरू किया गया है। स्वदेशी ड्रोन का यूज होगा। हवा में बीजों को फेंका जाएगा। ये है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो टीओटीआर है। इसमें दो टाइगर्स को जोड़ के कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा होगा। अब इसमें वन मंत्रालय के द्वारा होगा। बाघों के अवैध शिकार पर रोक लगाएगा। 10 राज्यों 10 80 वन क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। एनटीसीए नेशनल टाइगर रिजर्व की अथॉरिटीज के साथ इसको किया जाएगा। गज मित्र योजना असम अपनी पहला स्टार्ट होगा। इसमें 80 संवैधानिक असंवेदनशील देशों को बताया गया है। यहाँ मानव और हाथी संपर्क घटना को अधिक होंगे। वही सरकार हाथी भोजन उगाएगी, जिससे वजह से बैम्बू नैप्टर ग्रास ये सब, जिससे अहिंसक तरीकों से जो गजे हैं वो दूर न जाए। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में आक्रामक विदेशी पौधे घास भूमि और प्राकृतिक वनस्पतियां बदल रही हैं। इसमें जो है क्रोमोमेलिया ऑर्डेटा और पार्थिम सीविया निकोना आक्रामक प्रजाति हैं जो ब्रह्मपुत्रा प्लस लोहित प्लस डिब्रू में दक्षिण के भाग में है। इनके नेशनल पार्क के हिसाब से वही 1997 में यूनेस्को बायोस्फीयर बना। ये जो ऐसा है, यहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन, पर्णपाती वन, दलदली आर्द्र वन, ये सब चार जो चीजें हैं ये सब पाई जाती हैं। भारत का बिगेस्ट सैलिक्स है और ये सैलिक्स दलदली भी बन रहा है। सॉरी, दलदली वन भी है। राइसेटो प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका में गैंडो से सिंध में रेडियोधर्मी चीजें जो है वो सब चीजें जो भी डाली जाती है उन सबको कोई लेके जाएगा तो उसको पकड़ लेंगे। आईएईएस में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की इसकी पहल की गई है। एग्रीमेंट ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौता किया गया ईसीटी से। ईसीटीए के तहत एमआरएफ इसमें पारस्परिक मान्यता दी गई। व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। एक बार स्वीकृति मिलेगी तो बार बार चीजों की पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे किसानों की आय इम्पोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ग्रास सुपर इफेक्ट ऑफ द आर्टिक प्लास्टिक प्राइसेस जो ट्रांसपोर्ट इफेक्ट जो है, प्रदूषण उड़ाकर कहीं और पे गिर देते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में ग्लोबल डिस्टिलेशन कहते हैं। ये गर्म क्षेत्र की आर्टिक कहीं और पहुंचा के दूसरी जगह भेज देते हैं, जिससे अपघटन ठंडी जगह पे प्लास्टिक का नहीं हो पाता। ग्रीन शिपिंग जो है, आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को समुद्र पर्यावरण संरक्षण नीति एमईपीसी का है। इसको लंदन में 83वां सत्र आयोजित किया गया। शिपिंग उद्योग उत्सर्जन कम करना, ग्रीन शिप को बढ़ावा देना। ग्रीन शिपिंग का मतलब होता है समुद्री परिवहन से जो भी पर्यावरण को प्रति जिम्मेदार चीजें हैं उन सबको कम से कम ले जाना, प्रदूषण को कम करना। अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ है। आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति एमईपीसी का लंदन में 83वां सत्र आयोजित हुआ था। ये ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना इसका काम है। आईएमओ ने एनेक्स 4 में CH-K5 का नया इसको बनाया गया है। जहाजों से ग्रीन हाउस गैस को मापा जाएगा। 2028 में इसको लागू किया जाएगा। जहाजों को ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन क्रेडिट तो खरीदने होंगे और ज्यादा उत्सर्जन अगर करेंगे तो जुर्माना प्लस इनको जुर्माना लगेगा और कम करेंगे तो पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 2050 तक जो है शिप उद्योग को नेट जीरो करना होगा। इंडिया का फर्स्ट नेशनल एंड हाईवे मेड फ्रॉम बायो बिटमेन से बना है। पूरा तरीके से बिटमन नॉर्मल जो डामर में कोलतार जो होता है वो उसके हिसाब से सड़क से बनाते हैं। इसमें कोयला प्लस मेट्रो बनाते हैं। पर बायो बिटमैन में एक होता है कृषि अपशिष्ट बनाया जाता है। फर्स्ट इन महाराष्ट्र बना नागपुर मानसर बाईपास। इसमें NH-44 पर ही इसको यूज किया गया। 1 किलोमीटर के हिस्से में पूरा का पूरा डामर से बनाया गया। 15% तक इसमें बिटमैन को बनाया गया। वहीं पहला
राजमार्ग जिसे लिग्निन फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से बना है। सीआरआई प्लस इंडस्ट्रीज द्वारा। बिटुमेन और तार में क्या फर्क है? बिटुमेन जो होता है वो कोल प्लस ऑयल प्लस विशिकाउ सॉलिड्स प्लस नेचुरल से भी बन मिल सकता है, लेकिन जो तार है वो पेट्रोल कोल वुड्स से बनता है, जिससे लिक्विडिटी एंड शेयर डिस्टिल्ड प्लस इन सब चीजों से बनता है। प्लास्टिक बड़ा संकट है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है 2 दशक से प्लास्टिक जो है 450 ट्रिलियन टन से बढ़ चुका है और 2050 तक मछलियों से ज्यादा समुद्रों में प्लास्टिक होगा। ई आर लागू जो फैलाएंगे वही साफ करेंगे, ये नियम को लागू कर दिया गया है। स्वच्छ वायु तक वैशाली हो गई है। AQI में PM 2.5 जो है वो कम था, इसमें रासायनिक विषैलता थी। चीन में देखा गया कि वायु प्रदूषण कम भी था, इसमें मात्रा कम थी लेकिन गुण में कमी नहीं थी। ओनली PM 2.5 का कम होना का मतलब ये नहीं है कि वायु में गुणवत्ता अच्छी है। आर्टिफिशियल लाइट का इकोसिस्टम पर प्रभाव बड़ी आंखों वाले जानवरों से ज्यादा दिक्कत होती है, छोटी आंख वालों से कम होती है। वहीं जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंड्रोम्स होता है, इनको पादप व कृत्रिम प्रकाश से अत्यधिक ज्यादा और कम हो तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है। उनके जो सभी की आंखों के बारे में ये चीज बोली गई है। अमेंडेड इन ग्रीन कवर नॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के औद्योगिक व अनिवार्य हरित आवरण मानक को 33% को घटाकर 10% कर दिया गया है। 33% को उसमें 10% पौधे लगाओ पर यह कंपनी मालिक की जिम्मेदार होगी। रेड कैटेगरी में 60 अंक होंगे प्लस अत्यधिक प्रदूषण को कम करेगा। इसमें 15% जो होंगे वो हरित पट्टी वाले बनाएंगे। वहीं ऑरेंज कैटेगरीज में उनको 41 से 59 अंक दिए जाएंगे और 10% इनका काम होगा अपनी भूमि पर हरित पट्टी बनाना। ग्रीन जो कैटेगरीज होंगी इनको कोई पट्टी नहीं बनानी होगी, ये इनका मन है तो बनाएंगे वरना नहीं। जो सफेद कैटेगरीज होंगी इनको इस श्रेणी में उद्योग पर जो कोई भी प्रदूषण नहीं करती, तो 0 से 20 तक इसको फर्क पड़ेगा। ग्रीन कवर जो होता है पूरा हरा करना, ग्रीन बेल्ट होती है ग्रीन बेल्ट बनाना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 में बताया गया, इसमें बताया यूनियन मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज की जगह पर इसमें SWM लाए। ये इसका नया स्रोत रिसाइकल को बढ़ावा देंगे या तो वेस्ट को कम करेंगे, बनने तो अगर वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। इंडियन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू लर्न दोनों सोलार एनर्जी। भारत का पहला ऐसा राज्य जो बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट जिला ऐसा बन चुका है जो पूरा का पूरा किस पे आधारित है? सोलर एनर्जी पे। दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है प्रॉपर तरीके से जो है सोलर एनर्जी चलते हैं। पीएम सूर्य कि घर मुफ्त योजना बिजली योजना के तहत पहला ऐसा राज्य बन गया है, संपूर्ण ऊर्जा को सौर ऊर्जा में लेता है। पहले 73% गुजरात में लेता था, अब 13,000 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा हर साल। और वहीं 8th ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 में न्यू दिल्ली को राष्ट्रपति की नेतृत्व किया। भारत को इनकी थीम थी प्रोमोटिंग global solar cooperation, increasing access to the affordable solar energy and accelerating the clean transmission for the सौर अप्लायंस नेटवर्क पहल की शुरुआत की गई। भारत सौर ऊर्जा की सिलिकॉन वैली बनना चाहता है। सस्टेनेबल वैल्यूएशन फ्यूल सतत विमान ईंधन जो 2070 तक नेट जीरो को हासिल करेंगे। जैसे अब भारतीय जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त ईंधन में जो कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, वहीं प्रयुक्त खाना पकाने की चीजें, इन सब तेल से जो बनता है। SAF जेट ईंधनों से 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। कॉर्सिया जो है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन 2050 तक नेट जीरो करना है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन सिलिकॉन सोलर मॉड्यूल जो है सोलर मॉड्यूल जो सोलर पैनल है जो सिलिकॉन क्रिस्टल इसमें बताया जाता है। ये सूर्य की रोशनी का विद्युत ऊर्जा में बदलाव करेंगे। टिकाऊ प्लस लंबे समय तक बिजली उत्पादन करने में मदद करेंगे। वहीं माइक्रोवेव पॉलिसी के आधार पर है। भारत में फॉसिल फ्यूल मोस्टली सबसे ज्यादा कोल का यूज हो जाता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट का, फिर उसके बाद गैस का, फिर डीजल का। ये 47.7% तक इसका भारत में यूज होता है फॉसिल फ्यूल्स का। भारत में पावर जनरेटिंग कैपेसिटी की भारत इतना इतना चाहता है, ये सब है कि कोल इतना, ये सब इसमें जो कोल से इतना, इन सब चीजों से भारत चाहता है इतनी करना, न्यूक्लियर भविष्य करना चाहता है, ये सब भविष्य में करना चाहता है। लेकिन आज के टाइम पे जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से भारत 42.3% तक इसमें बनाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो बनाता है हाइड्रो पावर से बनाता है। हाइड्रो पावर से वो भारत सबसे ज्यादा पावर बनाता है, फिर उसके बाद विंड से, फिर सोलार से, फिर बीएम पावर से, फिर वेस्ट एनर्जी से, फिर स्मॉल इंडियन हाइड्रो पावर से। सबसे ज्यादा भारत सोलार से एनर्जी बनाता है, फिर विंड से, फिर हाइड्रो से, फिर बीएम पावर से, फिर न्यूक्लियर से। अब ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनता है। 3 मार्च वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ डे, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 अब मई को इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डिफेंस, 5 मई को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओशियन डे, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे।